हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन टॉपिक में इसी चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बताते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। हमने पिछली वीडियो में बीए 4th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी और एजुकेशन साइंस के मॉडल पेपर को मैंने अपलोड कर दिया है, जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमको पहले ये बता देते हैं कि हम आपके लिए मॉडल पेपर से छाट के कुछ तमाम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं, जो कि पहला है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत को बतलाइए। तो प्लेटो कहता है कि अपने आदर्श राज्य में क्या कहता है कि प्लेटो कहता है कि भाई हमारे राज्य में क्या कहलाता है कि आदर्श राज्य एक व्यक्ति को सामाजिक रहना सिखाती है एवं सुखी रहना सिखाती है। तो पहला ये है कि प्लेटो के न्याय के मुताबिक बताती है कि व्यक्तिगत न्याय जो है वो व्यक्ति को न्याय रहना सिखाती है, सामाजिक रहना सिखाती है एवं सुखी रहना सिखाती है। और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो के राज्य सिद्धांत की वजह से तो बोलता है प्लेटो कि न्याय केवल ताकत नहीं है बल्कि सामंजस्य पूर्वक ताकत है। और दूसरा क्वेश्चन है कि न्याय के आदर्श राज्य की दो विशेषता बताइए। न्याय के आदर्श राज्य की दो विशेषता बताइए, वो भी किसके अनुसार? तो प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो के अनुसार भाई आदर्श राज्य की दो विशेषता थी कि एक उसके राज्य में न्याय होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? दार्शनिक शासन। दूसरा क्या होना चाहिए? दार्शनिक शासन। तो इस दोनों हम क्वेश्चंस में बता दें कि इसमें पूछा था राज्य के सिद्धांत, तो न्याय कोई ताकत नहीं है बल्कि सामंजस्य पूर्वक ताकत है। और दूसरा हम आपको बता दें कि यह आदर्श राज्य है और न्याय के आदर्श राज्य की दो विशेषता है, एक न्याय और एक दूसरा होता है दार्शनिक शासन। और तीसरा हम आपको बता दें कि सुनिए, रूसो के अनुसार, किसके अनुसार? रूसो के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा। तो रूसो के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा बताते हैं। इससे पहले इसको किसने दिया था? तो ग्रीन ने दिया था। तो ग्रीन स्वतंत्रता के बारे में क्या बतलाते हैं कि भाई स्वतंत्रता अपने विवेक के मुताबिक कार्य करता है और क्या करता है कि अभी अपने अभिव्यक्तियों के तौर पर सर्वश्रेष्ठ मानता है। और अभिव्यक्तियों के तौर पर सर्वश्रेष्ठ मानने के यानी संविधान का ये मतलब नहीं होता है कि पूरा मनमानी करना। इसका मतलब होता है क्या कि अपने प्रतिबंधित इच्छाओं के बीच कार्य करना। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि बंधनों से मुक्त होना। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित इच्छा को क्या करना? समायोजित करना। तो ये था ग्रीन या रूसो के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा। दोनों के बीच ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। इन्होंने एक बीच अपनी राय रखी थी, जिसमें से रूसो को नकार कर ग्रीन की परिभाषा को सही साबित किया गया। चौथा बता दें, रूसो यहाँ जब स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं दे पाए तो रूसो ने दिया संविधान की परिभाषा। और रूसो ने क्या दिया? संविधान की परिभाषा। रूसो ने दिया संविधान की परिभाषा। तो रूसो ने संविधान की परिभाषा क्या दिया था कि संविधान अपने राज्य के पदों और स्वरूपों को तय करता है और बताता है कि राज्य लोकतांत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक। और ये भी बताता है कि संविधान अपने पदों के स्वरूपों को तय करता है, यानी ये बतलाता है कि एक दूसरे से आप कैसे जुड़े रहते हैं और आप एक दूसरे से जुड़कर कैसे कार्य करते हैं। तो आपको बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रूसो ने संविधान के बारे में क्या कहा था कि रूसो कहे थे कि भाई एक बीच साथ जुड़ना और वो कैसे कार्य करते हैं और ये अपने राज्य के पदों और स्वरूपों को तय करना ही संविधान कहलाता है। इसको किसने बताया था? तो रूसो ने बताया था। पांचवा क्वेश्चन है कि आपका एक्वेनियस के अनुसार कानून की परिभाषा। एक्वेनियस के अनुसार कानून की परिभाषा। तो एक्वेनियस ने क्या दिया था कानून की परिभाषा में कि मनुष्य के व्यवहार नियंत्रित, नियमित, संचालित, नियम हक को मानना ही कानून कहलाता है। कानून एक्वेनियस ने क्या कहता है कि मनुष्य के व्यवहार नियमित, संचालित, नियम हक को मानना ही कानून कहलाता है। और एक्वेनियस ने एक अपराध का भी परिभाषा दिया था। तो अपराध के बारे में बताया था कि संविधान या कानून के विरुद्ध किया गया कोई भी द्वेष कार्य या आपराधिक कार्य ही अपराध कहलाता है। जिससे किसी दूसरे को क्षति पहुंचता है उसे ही अपराध कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका कि जॉन लॉक के अनुसार
प्रकृति की परिभाषा, जॉन लॉक के अनुसार क्या होता था कि प्रकृति की परिभाषा। तो प्रकृति के बारे में जॉन लॉक ने क्या बताया था कि दार्शनिक चिंतन की वो विचारधारा है जो कि प्रकृति को मूल तत्व मानती है और प्रकृति को ही कर्ता मानती है और प्रकृति को ही उपादान मानती है। कहती है कि प्राकृतिक नियम ही केवल कार्य करते हैं, ना कि अप्रकृति करते हैं। तो ये छठा था। आपको हमने इस 5 क्वेश्चन में क्या क्या बताया कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत था कि न्याय कोई ताकत नहीं है बल्कि सामंजस्य पूर्वक ताकत है। और दूसरा हमने बताया कि न्याय व्यक्ति को सुखी रहती है और सामाजिक बनाती है। दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया कि न्याय के आदर्श राज्य की 2 विशेषता होनी चाहिए, एक न्याय होना चाहिए और एक दार्शनिक शासन होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया ग्रीन के स्वतंत्रता की परिभाषा। तो इसके मतलब होता है अपने विवेक के मुताबिक कार्य करना और व्यक्तियों के तौर पर सर्वश्रेष्ठ मानना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मनमानी करना, इसका मतलब होता है प्रतिबंधित इच्छाओं के बीच कार्य करना। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूरा बंधनों से मुक्त होना, इसका मतलब होता है प्राकृतिक इच्छाओं को समायोजित करना। रूसो ने संविधान की परिभाषा क्या दी थी? रूसो ने संविधान की परिभाषा में दी कि संविधान राज्य के पदों और उनके स्वरूपों को तय करता है और बताता है कि राज्य लोकतांत्रिक है या राष्ट्रतात्मक, और ये भी बताता है कि संविधान उनके पदों के स्वरूपों को तय करता है या स्वरूपों को तय करता है कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन था कि इक्विनियस के अनुसार कानून या अपराध की परिभाषा था। कानून की परिभाषा था कि मनुष्य के व्यवहार नियंत्रित नियमित संचालित नियम हक को मानना ही कानून कहलाता है। और अपराध का मतलब होता है कि किसी राज्य के विरुद्ध द्वेष कार्य करना या किसी संविधान के खिलाफ कार्य करना ही अपराध कहलाता है। छठा क्वेश्चन था कि जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति की परिभाषा। तो जॉन लॉक ने बताया था कि दार्शनिक चिंतन की प्रकृति को वह विचारधारा है जो प्रकृति को ही करता है और प्रकृति को ही उपादान मानती है और बताती है कि और प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं, ना कि अप्राकृतिक इच्छाएं कार्य करती है। 7वां क्वेश्चन है हाब्स के मनुष्य के व्यवहारों की गणना। 7वां क्वेश्चन है कि हाब्स के मनुष्य व्यवहार की तुलना। तो भाई हाब्स ने मनुष्य के व्यवहार में क्या बदलाया था? ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। हाब्स ने क्या बताया था कि हाब्स ने मनुष्य के व्यवहार के बताते कि पूरे व्यवहारों का बखान किया है और जो मनुष्य का व्यवहार है उसे क्या किया है? दानवीय लक्षणों से तुलना की है। हाब्स ने दानवीय लक्षणों से मनुष्य के व्यवहारों की तुलना की है और बुरे व्यवहारों का बखान किया है। और बुरे व्यवहार में क्या किया कि कहता है कि मनुष्य अपने सुख और समृद्धि के लिए छल कपट और अपराध और हिंसा का सहारा लेते हैं। हाब्स के मनुष्य के व्यवहार में बताया कि अपने सुख और समृद्धि के लिए मनुष्य क्या करता है कि अपने छल कपट और हिंसा झूठ का सहारा लेता है। 8वां क्वेश्चन है ये हाब्स के मनुष्य का व्यवहार था। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। तो प्लेटो ने साम्यवाद सिद्धांत में बताया था कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में, प्लेटो के आदर्श राज्य में सैनिक और शासक के लिए अपना जगह नहीं होता है, ना ही अपनी संपत्ति होती है, ना ही खान पान होता है और ना ही अपना निजी घर होता है। तो प्लेटो ने साम्यवाद, ये आपके पेपर में 90% पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम बता देंगे कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, ये 8वां क्वेश्चन आपके पेपर के लिए अति लघु हो चाहे लघु हो चाहे त्रिमूर्ति हो, इसमें पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत बताइए। तो प्लेटो ने बताया था कि सैनिक और शासकों के लिए अपने आदर्श राज्य में ना ही तो अपना घर, ना ही अपना आवास और ना ही अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए। 9वां क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संरक्षण। ये आपका 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है, वो भी दीर्घ उत्तरी 500 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बताइए बारे में भाई। तो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के मुताबिक राज्य में 2 ही वर्ग होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है शोषक और एक होता है शोषित। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष सिद्धांत में 2 वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। इन्हीं 2 वर्गों के संघर्ष के बीच हुआ था जो मामला, जो भी हुआ था इन्हीं 2 वर्गों के बीच हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने सोचा भाई कि इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, तो इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए या इसमें बदलाव ना हो तो एक सशक्त क्रांति चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने सिंपल सी वर्ग संरक्षण में बताया था कि राज्य में 2 ही वर्ग होते हैं, इसी के कारण संघर्ष हुआ था। 2 राज्यों का नाम हुआ शोषक और शोषित, और इन्हीं को हटाने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक शांतिपूर्वक जुलूस चाहिए और अगर इसमें बदलाव ना हो तो एक सशस्त्र क्रांति चाहिए।
तो ये आपका 9 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से 10वां आपका पूछ देता है मतदाता के रूप में। तो मतदाता बता दें कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन जी थे, जिनका जो कार्यकाल था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक था। और अच्छा, हम बता दें कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। तो आदर्श आचार, पहला कार्य तो हो गया कि आदर्श आचार संहिता लागू कराकर चुनाव कराना। दूसरा इसका कार्य हुआ कि संसद आयोग के अधिनियम पर सीमन द्वारा पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। तीसरा हो गया कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मान्यता देना। तो ये मतदाता के बारे में हो गया। और अभी इसके कौन सा अध्यक्ष है, तो इसको बता दें कि इसी साल इसी महीने गणेश कुमार जी को, इसी महीने नहीं 27 फरवरी को गणेश कुमार जी को मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले वो 1 सितंबर 2020 के सिर्फ निर्वाचन आयोग के पद पर कार्यरत है। और महिला में पूछ दिया जाए तो सुश्री रेखा वर्मा जी इस पद पर कार्यरत हैं। और इसी में क्वेश्चन बन के आता है कि प्रथम महिला निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष 31 जनवरी 1995 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पर सुश्री जयंती पटनायक जी का नाम आता है। तो ये आपके मतदाता थे। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पॉलिटिकल साइंस में जो कि हम ला रहे थे। और हमने पिछली वीडियो में सोशियोलॉजी और एजुकेशन साइंस का भी वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में छोड़ दिया है। तो ये आप अगर पेपर से 10-15 दिन पहले देख कर जाएंगे तो भाई 70-75 मार्क्स का मैं देता हूँ। और अगले वीडियो में हम जियोग्राफी का कुछ तमाम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब के लिए इतना है। जय जय।